आप लोग सबको याद है? ऐसे कितने बच्चे जो फंगस के एग्जाम्पल बता सकते हैं? कौन कौन बता सकता है, बताओ। चलो आप बताओ। फाइकोमाइसीटीज के मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे? बताओ बताओ। हाँ हाँ, राइजोपस, ठीक है बेटा। ये बताओ, एल्बिगो मैंने कौन सा फंगस बताया था? पैरासाइटिक फंगस, जो किस पे रहता है? मस्टर्ड प्लांट में। सही है, पता है आप लोगों को। इसके बाद बताओ, कौन बच्चा यहाँ पे बताएगा एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल? एस्कोमाइसीटीज क्लास के एग्जाम्पल। ट्रिक बताया था मैंने, कौन सा? कैनपेटियम मैंने कहा था। तो कौन कौन से थे बेटा? जैसे सी से क्या था? क्लेविसेप्स। इसके बाद ए से क्या था? सब लोग बोलो। एस्परजिलस। एन से न्यूरोस्पोरा। इसके बाद पी से पेनिसिलियम। इसके बाद बाई से ईस्ट। टी से ट्रिफल्स एंड एफ से मोरस। ठीक है, अरे ठीक है। इसके बाद देखो बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल बताओ जल्दी से। एगेरिकस, एजी और यूपी, एस्टिलागो और पक्सिनिया बताया था आपको। और बेटा इसके बाद लास्ट डिटेरोमाइसीटीज बताओ जल्दी। डी कैट। सी से क्या था? हाँ, ए से और टी से ट्राइकोडर्मा। ठीक है, हम लोगों ने बेटा फंगस के पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 किंगडम हम पढ़ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इसके बाद मैंने कहा था प्लांट के लिए हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, और एनिमलिया के लिए चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। अब हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं जो आपका बचा वायरस, इसके बाद विरोइड्स एंड प्रियॉन्स, और उसके बाद लाइकेन्स। बेटा आप लोग बताओ, कल मैंने आपको क्या बताया था? देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि हमने वायरस को इन 5 किंगडम में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं, इन्हें एसेलुलर बोलते हैं। यानी कि ये, इसे हम बोल सकते हैं वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपको मैंने बताया था जो वायरस जब आउटसाइड द होस्ट सेल होता है तो वो कैसा होता है? नॉन लिविंग। जब हमारा वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो कैसा हो जाता है? लिविंग हो जाता है। मतलब ये है कि अपना जेनेटिक मटेरियल को, हमारी मैकेनिज्म को यूज करके वो क्या करने लगता है? रेप्लिकेट। क्या करने लगता है? मैंने कहा था वायरस के अंदर जो होता है, वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस के अंदर एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल में। और साथ में मैंने कहा था क्या होता है? प्रोटीन कोड होता है। ये तो बताया था बच्चों आपको वायरस के लिए। दूसरा एक नाम मैंने बताया था प्रियॉन्स। क्या बताया था? मैंने कहा था प्रियॉन्स का मतलब ध्यान रखना, इन्फेक्टियस प्रोटीन जो क्या करती है? डिजीज करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रियॉन्स। अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, वायरस जो होता है, अगर हम जेनेटिक मटेरियल को हटा दें तो जो बचता क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन वो कैसी होती है? इन्फेक्टियस। कैसी होती है? मतलब ये है कि वो क्या करती है? डिजीज करती है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रियॉन्स। इसके बाद एक नाम और था, क्या था? विरोइड्स। इसको ये बताओ क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था प्रोटीन हटा दो, क्या बचेगा? जेनेटिक मटेरियल। या मैं बोल सकता हूँ आरएनए। सही है, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है जो क्या करता है? डिजीज करता है ये भी। और हम बोल सकते हैं कि ये भी एक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विरोइड्स। ठीक है, इनके बारे में 2-2 लाइनें हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एक मैंने बताया था लाइकेन। क्या बताया था? लाइकेन। लाइकेन मैंने कहा था बेटा एल्गी और जब फंगस साथ में रहते हैं तो क्या बोलते हैं? लाइकेन। अच्छा बताओ, लाइकेन का कोई फायदा है हमारे लिए? क्या है? ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ना, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ ये जहाँ पे अगर सर्वाइव करेंगे वहां पे पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन? ये पॉल्यूशन तो कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में 2-2 पॉइंट है चैप्टर खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम आज से। ठीक है, चलो तो आप लोग बेटा एनसीईआरटी निकालो, पढ़ लेते हैं एक बार। कल मैंने पूरे आपको क्लास में वायरस के बारे में बताया था लास्ट में, तो आप लोग वायरस के बारे में समझ गए होंगे।
ये मैंने कहा था वायरस होते हैं, ये वाला कौन सा है, टीएमवी वायरस, और ये कौन सा है, बैक्टीरियोफेज। कौन सा है बेटा, आपको मैंने कहा था टीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस कैसा होता है, आरएनए वायरस। ध्यान रखना, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वायरस में आरएनए हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा था जो बैक्टीरियोफेज होता है ये कहाँ होता है, गंगा जल में होता है। और मैंने आपको बताया था इसीलिए बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जिससे क्या होता है कि गंगा का पानी में अगर हम नहाते हैं तो इसका मतलब हमारी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इसके बारे में एक करके पढ़ लेना, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो पढ़ लिया था हम लोगों ने, कहाँ पे थे, चलो यहाँ पे देखो। कह रहे बेटा वायरस मींस वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। आप लोग बताओ वायरस का मतलब, देखो वायरस तो फायदा तो करता नहीं है, हमेशा क्या करता है, डिजीज करता है। क्या करता है, डिजीज। तो इनने क्या बोला इसके लिए, वीनम या जहर। वायरस क्या होता है, जहर ही होता है। इसके बाद कह रहा है बेटा, इसका जो डिस्कवरी किया था किसने किया था, इवानोव्स्की 1892 में। और कह रहा है रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। एक प्लांट था टोबैको प्लांट, सही है, जिसमें क्या हो रहा था, डिजीज हो रहा था, उसको बोलते हैं मोजेक डिजीज। क्या बोलते हैं, मोजेक डिजीज। जो कौन से वायरस से हो रहा था, टीएमवी वायरस से। उन्होंने ये देखा कि वायरस है एक, मतलब एक प्लांट है जो जिसको डिजीज है, लेकिन उसके बराबर में कैसा प्लांट है, नॉन इन्फेक्टियस, मतलब उसको कोई डिजीज नहीं है। उन्होंने देखा कि वायरस जो है लगातार क्या कर रहा है, फैल रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि ये लिविंग फ्लूइड है। क्या है, लिविंग फ्लूइड है, ये लगातार जो प्लांट को डिजीज नहीं है उसको भी डिजीज कर रहा है। तो अगले देखो क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर। इसका मतलब ये है कि वायरस जो होते हैं किससे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से। कह रहा है एक साइंटिस्ट है बीजर ने, कह रहा है 1892 डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in the healthy plant and name the new pathogen, जिसे क्या बोला, वायरस। तो आप लोग तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, इवानोव्स्की ने। आप लोग यहाँ पे ऐसा करो बेटा, जैसे यहाँ लिख लो नंबर 1, ठीक है, जिससे आपको सारे साइंटिस्ट ध्यान रहे किसने क्या कहा था। और नंबर 2 पे आप क्या लिखो, यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम एमडब्ल्यू बीजर ने। अच्छा कह रहा फ्लूइड, और उन्होंने इसको बेटा ये बोला था कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। ये नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ ये स्टेटमेंट किसने दिया था, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, या साइंटिस्ट का नाम दे देगा और बोलेगा उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो ये वायरस जो डिजीज कर रहा है कैसा फ्लूइड है, ये लिविंग फ्लूइड है। लिविंग का मतलब है कि जो प्लांट डिजीज वाला नहीं है उसको भी डिजीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कैसा है, लिविंग है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब तक कोई वायरस या कुछ भी सही, जब तक वो किसी सेल के अंदर नहीं जाएगा, होस्ट सेल के अंदर, तब तक वो लिविंग फॉर्म में नहीं होगा। वो कैसा होगा, नॉन लिविंग। अगले कह रहा है बेटा एक साइंटिस्ट थे स्टैनले। अब नंबर 3 लिखो यहाँ पे, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, 1935। इन्होंने कहा था सो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स consist largely of proteins, they are inert outside their specific host cell, virus are obligate। obligate का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से कैसे होते हैं वायरस, पैरासाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वायरस को होस्ट सेल नहीं मिली तो वो कैसे फॉर्म में रहेगा, नॉन लिविंग, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहेगा। ये किसने बोला था, स्टैनले ने। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना नीट में, तो बेटा उन्होंने साइंटिस्ट के नाम से ही पूछता है बेसिकली। तो आप लोगों को सारे के सारे साइंटिस्ट याद रखने चाहिए, ठीक है। क्या कहा था स्टैनले ने, क्या कहा था बीजरिंग ने, और क्या कहा था इवानोव्स्की। तीनों साइंटिस्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले कह रहे हैं इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। मैंने आप लोगों से बोला है बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन वायरस के पास आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, कोई एक होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वायरस के पास राइबोसोम होता मान लो, तो क्या वायरस लिविंग नहीं होता, तो वायरस लिविंग होता, कैसा होता, लिविंग होता, कोई होस्ट सेल की उसे जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि वायरस के पास जब राइबोसोम होता तो वायरस रेप्लिकेशन भी करता, और रेप्लिकेशन करता तो वायरस के पास डीएनए के साथ साथ क्या होता, आरएनए भी। आपको बताया भाई डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए आरएनए क्या करता है बताओ। देखो
डीएनए आप मान लो कि एक मेन पार्ट हो गया डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है। आपको बताया बेटा राइबोसोम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? आप लोग बताओ अमीनो एसिड कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में, जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ते हैं, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब सब चीज साइटोप्लाज्म में है और डीएनए क्या है? न्यूक्लियस में है। तो आरएनए काम क्या होता है? न्यूक्लियस से मैसेज को लेके आना कहाँ? राइबोसोम के पास, कि कौन सा प्रोटीन या कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनना है। समझ गए? इसीलिए आपने आरएनए के नाम सुनने से एक एमआरएनए सुना होगा, मैं हालांकि बताऊंगा आपको, जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? ऐसे ही आपने एक टीआरएनए सुना होगा, जो उसके बाद क्या करता है, मैं ये पूरी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा किसी से, वैसे तो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद टीआरएनए होता है, आपको पता है टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को लेके आता है कहाँ? राइबोसोम के पास। तो आरएनए का काम क्या होता है? किसी एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, मतलब किसी चीज को लेके आना या किसी चीज को पहुंचाना, वो काम किसका होता है? आरएनए का। ये तब होता है जब किसी सेल में क्या होता है? राइबोसोम होता है। और मैंने कहा था राइबोसोम क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही कारण है कि राइबोसोम हर एक सेल में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हुआ, चाहे वो प्लांट सेल हुआ, चाहे वो एनिमल सेल हुआ। और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हो सकते हैं कि किसी सेल में है, किसी सेल में नहीं है, लेकिन राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल हर सेल में होना चाहिए। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी है, लेकिन वायरस के पास क्या है? कोई मेटाबॉलिज्म करने वाली प्रोसेस, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है। इसीलिए वायरस को हमने क्या बोल दिया है? नॉन लिविंग। जब वायरस हमारे अंदर जाता है तो उसके लिए वो मैकेनिज्म मिल जाता है और वो क्या करने लगता है? रेप्लिकेशन करने लगता है। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए वायरस, भाई वायरस एक बार बताओ, आपको इन्फेक्शन कर रहा है तो आपके अंदर क्या ट्रांसफर कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। किसी भी सेल के पास जो मेन होता है वो तो जेनेटिक मटेरियल होता है भाई। मान लो किसी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्या सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा? कर जाएगा। जैसे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है एनिमल सेल में, तो क्या हम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। किसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सर्वाइव नहीं करेगा? क्या कर जाएगा भाई। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसकी जगह पे कुछ और होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल हर सेल के पास होना चाहिए। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के पास सारे के सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिर भी तो प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग फॉर्म में रहती है। जैसे बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया को हम नॉन लिविंग बोलते हैं? नहीं, लिविंग बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है, और उसके पास कुछ और भी स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने कहा था क्रोमेटोफोर है, मीसोसोम है, जिससे क्या है उसकी सेल लिविंग स्टेट में रह सकती है। समझ गए? लेकिन वायरस के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वायरस कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। चलो अगले देखते हैं। बेटा यहाँ पे कह रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, कह रहा है नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। वायरस के पास दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि वायरस तो भाई नॉन लिविंग है ना। आप लोग एक बात सोचो, बस वो हमारे अंदर अपना ट्रांसफर कर देगा जेनेटिक मटेरियल, उसे मतलब ही नहीं है। उसे अगर मेटाबॉलिज्म अपनी सेल के अंदर कराना होता तो डीएनए आरएनए दोनों होते। तो इसका मतलब यह है कि वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी अंडरलाइन कर लो। और कह रहा है साथ में वायरस के पास क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टिस। कैसा होता है? इन्फेक्टिस मतलब होता है डिलीट करने वाला। कह रहा है इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस। बेटा ये करना है यहाँ पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे सकता है आपको कि ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है? प्लांट को। तो वो जनरली कैसा होता है? आरएनए वायरस। कैसा होता है? आरएनए वायरस। और बेटा अगले कह रहा है एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर कोई एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके पास डीएनए भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मतलब एनिमल को इन्फेक्शन करने वाला वायरस आरएनए वायरस भी हो सकता है और डीएनए भी। लेकिन प्लांट को इन्फेक्शन करने वाला वायरस कैसा होगा? आरएनए वायरस। यहाँ पे आप लोग स्टार मान लो, ये स्टेटमेंट में वो हो सकता है। अगले क्या कह रहा है देखो, कह रहा है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज। जो मैंने बताया था अभी आपको, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये वायरस कौन सा है? तो आप लोग बताओ, टीएमवी वायरस कैसा था? आरएनए वायरस। और जो बैक्टीरियोफेज है कैसा है? डीएनए वायरस। कैसा है? डीएनए। कह रहा है प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड और मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट, इसे क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। तो आपने जो देखा था अभी टीएमबी में ऊपर जो आपको कोड दिख रहा है प्रोटीन को, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलकर के बना होता है? कैप्सोमियर। ये क्या होता है? प्रोटीन कोड। क्या होता है?
अगले कह रहा है बेटा, ये मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने आपको पूरा समझा दिया था, ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते यहाँ पे। अगले कह रहे हैं बेटा, दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल। हेलिकल का मतलब होता है जैसे ये वाली फॉर्म, घूमे हुए फॉर्म, हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीस हो गया एंड इन्फ्लुएंजा। आप लोग बताओ, आप लोगों ने जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग बहुत सारे डिजीज के नाम पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सब डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगले कह रहा है एड्स, नाम सुना है आपने? सुना है? इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। एक डिजीज होता है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? हाँ ये तो पता होगा, है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कौन से वायरस का होता है? HIV वायरस। किसका होता है? HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा आप लोग ये बताओ, एड्स के बारे में सब लोग जानते हो? वैसे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। एड्स क्या होता है? खतरनाक डिजीज होती है, सही है, जो किससे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आप टेंशन ना। अगले कह रहे हैं इन प्लांट सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। अब बताओ, अगर कोई प्लांट में डिजीज होता है, प्लांट कैसा होता है? येलो हो जाता है, या प्लांट का लीफ मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्ल हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ मोजेक फॉर्मेशन। अगले देखो, और कह रहे हैं एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। यानी कि प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट बौना रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिजीज किसमें होती हैं? प्लांट में, जो कौन करता है? वायरस। तो अभी तक तो मैंने इतना बताया आपको कि वायरस में के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए, जिसने जो बताया। दूसरा मैंने कहा कि वायरस के पास या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। वायरस के पास जो प्रोटीन कोड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। क्या बोलते हैं? इसके बाद मैंने कहा जो टोबैको वाला प्लांट का वायरस है उसे क्या बोलते हैं? टीएमवी वायरस। और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता है डीएनए वायरस, और टीएमवी वायरस कौन सा होता है? आरएनए वायरस। मैंने कहा जो प्लांट को डिजीज करते हैं वो कौन से वायरस होते हैं? आरएनए वायरस। और जो एनिमल करते हैं वो आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो समझ गए हम लोग वायरस के बारे में? बताओ, वायरस को हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि वायरस लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग, उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अच्छा तो बच्चा बताएगा, हम लोग प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसे बोलते हैं? कैसे? ल्यूटिना, यूग्लिना। यूग्लिना को हम लोग हाँ ऐसे बोल सकते हो कि, लेकिन यूग्लिना के पास अगर देखा जाए तो आप किस वजह से बोल रहे हो बताओ? एनिमल क्यों है? क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। और अगर हम बोले कि प्लांट क्यों है वो? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस होता है, इसी वजह से बोल रहे हैं ना। वैसे अगर हम देखें तो यूग्लिना को हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन वैसे हम बैक्टीरिया को बोलते हैं प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक। क्योंकि बेटा बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो हम एनिमल बोल सकते हैं, और उनके पास क्या होता है? सेल वॉल, तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसे बोल सकते हैं, तो हम किसे बोल सकते हैं? बैक्टीरिया को, ठीक है। यूग्लिना को हम इसलिए इस वजह से बोल रहे हैं कि यूग्लिना के पास आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जैसे प्लांट में होता है। और हम एनिमल को बोल रहे हैं उसको हेटेरोट्रॉफिक भी होता है साथ में, और दूसरा उसके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अगले देखो, अब एक बेटा सेकंड टर्म क्या आती है? वीरोइड्स। क्या आता है? आप लोग बताओ इसके बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए जो किसी को क्या करता हो? डिजीज करता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सही है। तो देख लो, यहाँ से एक साइंटिस्ट थे 1971 की बात है, साइंटिस्ट हैं टीओ डीनर। कह रहा है डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज्ड। बेटा ये स्टार बनाओ यहाँ पे, मैं जहाँ जहाँ आपसे कह रहा हूँ स्टार बनाओ, बनाते रहो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप लोग कभी रिवीजन करते हो तो आप लोग खाली यही पढ़ा करो बस, और उसके बाद पेपर देने चलेगा, ठीक है, या टेस्ट देने आ गए। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कौन सा डिजीज करता है? ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और कह रहा है दैट इज फाउंड इन वायरस, जैसे वायरस के पास होता है वैसे इसके पास नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं?
विरुएट, कह रहा था आरएनए ऑफ द विरुएट वाज अ लो मॉलिक्यूलर। तो आप लोग एक ही लाइन में याद रखो बस कि विरुएट किसे बोलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए को, जो क्या करता हो, इन्फेक्शन करता हो, डिजीज करता है, कौन सी करता हो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बस अगर क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है वो डायरेक्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना, वो यही पूछ लेगा बताओ मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो या हाई, तो कैसा होता है, लो होता है। अगले आता है प्रियॉन्स, क्या आता है बेटा, प्रियॉन्स क्या है बताओ, जेनेटिक मटेरियल हटा दो और जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन कैसा होना चाहिए, इन्फेक्टियस यानी कि डिजीज करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स। तो देखो कह रहा है इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस, अच्छा ये कैसी डिजीज है बेटा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब ये कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती होगी, किसको करती होगी, नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम जैसे हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गई, सब किस में आती हैं, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, तो उसको यानी कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन की डिजीज होगी, इसकी होगी ब्रेन की। कह रहे वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू बी वायरस, दीज एजेंट वर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्रियॉन्स, क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। मतलब आप लोग सिंपल बात समझो, वायरस है उससे जेनेटिक मटेरियल निकाल दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रोटीन, और वो कैसा होना चाहिए, इन्फेक्टियस, डिजीज करती हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रियॉन्स। अगले कह रहा है, और बेटा ये ध्यान रखना ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है, कौन सी करता है, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता होगा। अगले देखते हैं, अब आप लोग इसमें खाली डिजीज का नाम मत कर लो बस, मैं तो यही कहूंगा। कह रहा है द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी कि बीएसई, कॉमनली कॉल्ड, इसको बोलते हैं मेड काउ, और ये किस में होती है, कैटल। आपने कभी देखा है ये क्या करता है, कैटल जो होता है, कैटल मतलब नाम मान सकते हो गाय भैंस वगैरह हो गई, ठीक है, ये क्या करता है, आपने कभी देखा होगा कि वो बेमतलब की कोई उन्हें प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, कोई प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो उछल कूद करेंगे, उसको बोलते हैं मेड काउ डिजीज, क्योंकि उनका क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, क्या होता है, तो आप लोग चाहे लिख लो नर्वस सिस्टम अफेक्ट। ठीक है, और बेटा एक ह्यूमंस में भी होती है सिमिलर, कह रहा है इट्स एनालोगस वेरिएंट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीजेटी, क्या बोलते हैं, यानी कि क्रोइफेड-जैकॉब डिजीज, और ये किसमें होती है, ह्यूमन। इसमें पता है क्या होता है, ह्यूमंस की जो ब्रेन होता है वहां पे ये प्रोटीन इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा हो जाती है तो आदमी को भी क्या होता है, वैसा ही लगता है, यानी कि उसे ये लगता है कि ब्रेन से हमारे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि ह्यूमन के लिए कहाँ पे करती है, ब्रेन में, और उसके भी कहाँ करती है, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, ये भी आप लोग पूरा पोर्शन स्टार बना लो, सही है, डिजीज के नाम कर लेना। प्रियॉन से बेटा बताओ कैटल में कौन सी डिजीज होती है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखो, बीएसई, और ह्यूमन में कौन सी होती है, सीजेटी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और बताओ बेरोइट्स द्वारा कौन सी डिजीज होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये तीनों डिजीज के नाम आप लोग अगर पूरा ना पढ़ो तो साइड में लिख लो, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा डिजीज से, ठीक है, वो आपसे डिजीज का नाम पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। अगले हमारा क्या आता है बेटा, लाइकेन, जो 5 किंगडम में रखा हुआ नहीं है। आप लोग बताओ लाइकेन क्या होता है, मैंने कहा था जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहने लगते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। देखो लाइकेन का पहला तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे, या इसका मतलब ये है जहाँ लाइकेन है उसका मतलब वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, समझ गए। दूसरा आप लोग ये बताओ मुझे, एल्गी और फंगस साथ साथ क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है, कोई तो कारण होगा। देखो जैसे फंगस होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, कैसे होते हैं, और एल्गी होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो आप लोग बताओ जो व्यक्ति हेटेरोट्रॉफिक है वो किसी के साथ क्यों रहेगा, जिससे उसे खाना मिल जाए, इसलिए तो रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि फंगस एल्गी से क्या लेते हैं,
फूड लेते हैं यानी खाना लेते हैं। फिर फंगस भी तो कुछ देते होंगे, क्योंकि मैंने कहा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब साथ में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो। तो मैंने कहा था अच्छा एल्गी क्या हेल्प करेगा, एक तो फंगस रहने के लिए जगह देता है, और दूसरा जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है वो कौन करता है, फंगस। कौन करता है, क्योंकि एल्गी हर जगह रह नहीं सकते, तो इसका मतलब दोनों काम चलता रहता है और वो साथ में रहते हैं। इस एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो देखो एक बार पढ़ लो इसके क्या लिखा है बेटा। कह रहा है यहाँ पे देखो, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये देखो एल्गी एंड फंजाई। अच्छा ये बताओ, अगर फंगस किसी रूट के साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर कोई माइकोराइजा, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। वहां पे भी यही सिस्टम होता है, ठीक है। फंगस क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है प्लांट से, और प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा था एल्गल कंपोनेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइकोबायोट, और कह रहा है फंगल कंपाउंड जिसे क्या बोलते हैं। अच्छा अगर फंजाई की स्टडी करना होता है उसको पता है क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो वहीं से नाम आया है। Which are autotrophic and heterotrophic। इसमें ये क्या है बेटा, एल्गी ऑटोट्रॉफिक, और ये क्या है फंगस, हेटरोट्रॉफिक। कह रहे हैं एल्गी प्रिपेयर फूड, देखो लिखा है एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है फंजाई के लिए, और कह रहा है फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, यानी कि अपने पार्टनर का देता है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देता है। कह रहा है so close is their association that if one saw like in nature one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator, they do not grow in polluted area। अगर आप लोग चाहो तो ब्रैकेट में लिखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर सेकंड खत्म कर दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार आप 2 मिनट के लिए पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे वो अभी पूछ सकता है, फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। पॉल्यूशन क्या होगा, बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ लाइकिन, जैसे अगर लाइकिन ग्रो कर रहा है ना तो इसका मतलब यही है कि वहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए हम बोलते हैं ये होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब पहचान करने वाले, ठीक है। चलो बेटा एक बार आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ो, अगर किसी बच्चे को कोई भी अभी भी टर्म समझे तो पूछ सकता है। और इसके बाद अगर आप लोग आज पढ़ लो बेटा, आज जाके आप लोग कम से कम 100 क्वेश्चन लगाना सभी बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे वो पूछ सकता है, और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा उसका आंसर, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो। लेकिन अभी आप लोग पहले थ्योरी पूरा पढ़ लो एक बार, बताओ क्या होगा। कौन सा था ये, इसमें पेपर नेम देखो, एक कॉमन नेम है और इनकी फैमिली और बतानी है, फटाफट से हटा दो। ये वाला इसमें देख लो, देखो फैमिली कौन सा है, ये सन है, ये वाले एक ये देखो ऑर्डर देखो, जो इसमें बना है वो देखो, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का क्या होता है तो फैमिली होता है कम्युनिटी, और ऑर्डर क्या होता है ब्रांड। हमें क्या होता है इंग्रेडिएंट खाना, तो गलत जो सा है वो देखो, ये पहला रहता है, देखो बेटा। देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको सुना दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, देखो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में हम लोग किसी भी स्पीशीज को कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो हमने सब समझा था। इसके बाद मैंने बताया था आपको लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम रखने के क्या रूल्स होते हैं, और साइंटिफिक नेम क्यों रखना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद सेकेंड चैप्टर से मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, जो चलेगा सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। मैंने आपको बताया था बेटा कैसे 5 किंगडम आए, पहले तो हमने ये बात की थी
मैंने आपको बताया कि कैसे 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया और फाइनली कितना आया 5 किंगडम। मैंने आपको बताया कि 2 किंगडम के क्या क्राइटेरिया थे, क्यों बना और क्यों उसके हम वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ कर रहे थे। 3 किंगडम में नया किंगडम कौन सा आया, इसके बाद 4 किंगडम में नया किंगडम कौन सा आया, क्यों आया। इसके बाद हमने फाइनली पढ़ा था 5 किंगडम, जिसमें मैंने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में समझाया। मैंने आप लोगों से बोला कि मोनेरा जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक के लिए, और जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। कैसे होंगे? मैंने आप लोगों से कहा प्रोकैरियोटिक सेल होगी और यूनिसेलुलर होंगे, मतलब आप लोग ध्यान रखना कि बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान रखना बिलियोग्रीन एल्गी के बारे में, और तीसरा ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसके बाद मैंने कहा प्रोटिस्टा को हमने 5 क्लास में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइट, डाइनोफिलेटेड्स, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने कहा था थोड़ा सा बच्चों को लगता है फंगस के बारे में, तो मैंने फंगस को इतना आराम से पढ़ाया आपको 2 क्लास में कि मैंने आपको चारों क्लास के बारे में बताया। दूसरा मैंने कहा कि फंगस किस किस टाइप से रह सकते हैं। इसके बाद हमने कहा था आपसे कि मैं चारों क्लास के एग्जाम्पल आपको यही याद करवाऊंगा, तो मैंने आपको ट्रिक बताया, आप लोग एक बार लिख के देखना, आपको याद हो जाएंगे। सही है। इसके बाद मैंने बताया कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और फंगस किस किस तरीके से किस किस टाइप के गैमेट बनाते हैं और किस किस टाइप से वो रह सकते हैं। हमने फंगस के बारे में पढ़ा। इसके बाद मैंने कहा प्लांटी और एनिमलिया में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का पूरा पूरा चैप्टर है। तो हम लोगों ने देखा कि 5 किंगडम में जो नहीं है वो कौन नहीं है, वायरस, पेरियॉन्स और बेरोइड्स, और इसके बाद लाइकेन, जिसको हमने अलग से पढ़ लिया। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम क्या है, किंगडम प्लांटी, क्योंकि हमने 2nd चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांट के बारे में। अच्छा ये बताओ, चलो तो हम लोग थोड़ा सा अभी समझते हैं पहले, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी एनसीईआरटी। देखो बेटा आप लोग बताओ 3rd चैप्टर हमारा कौन सा है, प्लांट किंगडम, और 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम। देखो सबसे ज्यादा जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे किसके बारे में पढ़ोगे, या तो प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे या फिर जैसे हम लोग जो भी अगले चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे प्लांट्स की, आप रिप्रोडक्शन प्लांट्स का पढ़ोगे, आप लोग जेनेटिक्स समझोगे, आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, आप लोग साइटोलॉजी पढ़ोगे। कहीं ना कहीं आप लोग किसके बारे में पढ़ रहे हो, एनिमल्स के बारे में। और लेकिन हम लोग जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे अभी हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है प्लांट किंगडम। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लांट किंगडम, तो यहाँ पे हम सब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। क्या सब बच्चों को, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबको ये पता है कि प्लांट और एनिमल दोनों सेलों में क्या डिफरेंस होता है? आपको ये तो पता ही है। यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको पता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी यूकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? यानी कि ये सेल जो होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। और साथ में आपको ये भी पता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये तो आपको जनरल पता है, सही है, मल्टी सेलुलर होते हैं। आप लोग ये बताओ, सब बच्चों को ये पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि दोनों सेल कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ कोई बच्चा ऐसा ऐसे पता ना होगा भी प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी बॉडी है, हम है ह्यूमंस, या प्लांट है, उनमें कोई डिफरेंस है क्या? बेटा कहे जरा सा डिफरेंस है खाली। बकाया जो मेटाबॉलिज्म जैसा हमारे अंदर हो रहा है, हम लिविंग फॉर्म में, ऐसे प्लांट भी कैसे फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में। बस प्लांट के पास, जैसे मान लो प्लांट के पास कोई माउथ नहीं है कि वो रो सके, भी मत काटो, बोल ना सके, ठीक है। प्लांट के पास हाथ पैर नहीं कि वो इधर उधर घूम सके आराम से। बकाया जैसे हम सांस लेते हैं प्लांट भी लेता है, बस हम नाक से ले रहे हैं, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। हम लोग डाइजेशन करते हैं, प्लांट के अंदर भी डाइजेशन होता है। हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन, प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। हम लोग करते हैं एस्क्रीशन, प्लांट भी करता है एस्क्रीशन। क्या प्लांट, हमारे अंदर हार्मोन्स है, प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स है, उसके अंदर अलग है, हमारे अंदर अलग है। बस डिफरेंस बेसिक क्या है, कुछ चीजों के हैं जो मैं आपको एक सेल के थ्रू बता रहा हूँ। वैसे तो प्लांट एनिमल में बहुत डिफरेंस है अगर आप निकालोगे तो, लेकिन हम कैसे पहचाने कोई प्लांट सेल है और कैसे पहचाने कोई एनिमल सेल है, तो बेसिक 4 डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना। कितने? 4।
देखो मैं पहले यहीं से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले समझ में बेसिक आना चाहिए। जैसे अगर मैं प्लांट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, प्लांट सेल की बात करूँ, तो आपको क्या क्या देखना है, सही है। पहला बेटा आपको देखना है कि इसके पास सेल वॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो मेन डिफरेंस तो यही होता है, सेल वॉल। अगर किसी के पास सेल वॉल है तो प्लांट, और सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। जैसे आप लोग बताओ, फंगस कहाँ रखे थे? प्लांट में रखे थे। उनके पास क्या था? सेल वॉल। क्या वो ऑटोट्रॉपिक थे? नहीं, हेटेरोट्रॉपिक थे, लेकिन फिर भी पहले कहाँ रखे थे? प्लांटी में। ऐसी बैक्टीरिया बताओ, उसके पास सेल वॉल होता है? सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल होता है। ऐसी, लेकिन प्लांट के पास ट्रू सेल वॉल होता है, मतलब सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। फंगस का किसका था? काइटिन का। और बैक्टीरिया किसका था? पेप्टिडोग्लाइकन। दूसरा सुनो, आप लोग ये समझते हैं सेल वॉल क्या होता है? सब बच्चे, कोई यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है? अभी आप लोग बताते रहो मुझे, क्योंकि छोटी छोटी बातें अभी आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर जब आएगा तब समझाएंगे। देखो सेल वॉल का मतलब होता है किसी भी सेल का आउटर कवरिंग, सही है। जैसे मान लो एक सेल है ये देखो ये। अब अगर ह्यूमन सेल होता तो आपको पता है इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जो भी चीजें होंगी सब कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं होगा वो सब अलग बातें हैं, ठीक है। पहले तो अगर एनिमल सेल होगी तो इसके पास एक मेम्ब्रेन होगी, जिसे बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? या बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। अगर ये प्लांट सेल है, कौन सेल है? तो इसके आउटर साइड में एक कवरिंग और होगा, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, ऐसे हम लोग बनाते हैं। हालांकि मैं बना नहीं रहा हूँ, टाइम बहुत खर्च होगा। वैसे सेल वॉल आपने ऐसे देखा होगा, ये ऐसे करके ऐसे देखा है आपने? ऐसे देखा होगा आपने। इसके बाद ऐसे तो ये क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। और बेटा आपको पता है ये सेल वॉल को एक किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर नहीं होता है। तो पहला तो कैरेक्टर ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर प्लास्टिड होंगे। क्या होंगे? प्लास्टिड का मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी तो वो करता है क्या? इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, और ये करेगा क्या? फोटोसिंथेसिस। अच्छा आप लोग बताओ, अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या हम नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस? कर सकते थे। और ये ऐसा होना चाहिए भाई, गॉड ने पता नहीं क्यों हमारे साथ नाइंसाफी की। चलो, तो दूसरा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? प्लांट के पास। तीसरा अगर हम देखें तो जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है प्लांट सेल के पास एक वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल। तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होता है। कैसा होता है बेटा? यहाँ देखो, अगर अभी भी किसी बच्चे को वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इससे अगर प्रॉब्लम हो रही तो हम सेल पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं खाली आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ में। जैसे आपको पता होगा जब आपने कक्षा 10 में बनाया होगा वैक्यूल, तो ऐसे बनाया होगा, बनाते थे आप लोग। और ये न्यूक्लियस, और फिर ऐसे ये वैक्यूल होता है। और ये 90% एरिया कवर करता है सेल का। कितना करता है? और ये किस में होता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो लार्ज वैक्यूल होता है। और चौथा बेटा आपको डिफरेंस याद रखना है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये बस 4 डिफरेंस हैं जो आपको प्लांट सेल के ध्यान रखने हैं। अगर ये 4 डिफरेंस आपने देख ली, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे वो प्लांट है या फिर एनिमल है। पहला तो आपको खाली ये देखना है सेल वॉल। क्या देखना है? क्योंकि इतना तो ना देखोगे अंदर जाके, सेल वॉल है तो प्लांट और नहीं है तो एनिमल। बात का तो सही है। चलो, तो आप लोग बताओ, क्या सारे के सारे प्लांट्स के पास सेल वॉल नहीं होगा? होगा। तो ये भी एक इसका फीचर होगा किसका? प्लांट सेल का। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। अभी हम तो खाली बस बैठ जाओ।
एक बार मैं पूरा आपको प्लांट के बारे में समझा दूं कि प्लांट किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप लोग बाद में पढ़ो तो मजा आए। देखो लिख रहा है कोई क्या? लिख रहा है तुम? लिख लिया? चलो देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लांट किंगडम और मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। बेटा जैसे हमने किंगडम मोनेरा में आपको बताया था कि हम लोग बैक्टीरिया के टाइप पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा में हम लोग बहुत सारे प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफिलेजिएट पढ़ते हैं हम लोग। ऐसी मैंने कहा था कि फंगस के भी हमने 4 क्लास पढ़ी थी, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ल्यूटेरोमाइसीटीज। ऐसे ही हमने किंगडम प्लांटी को भी कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? 5। कितने में किया है? 5। जैसे हमने एनिमल को किस में किया है? 11 फाइलम में डिवाइड किया है। जैसे आप लोग पढ़ते हो पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पढ़ते हो हम लोग फाइलम एनिमल केस में। ऐसे हमने प्लांट को भी कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? 5। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई प्लांट धरती पे है तो वो कहीं ना कहीं 5 डिवीजन में रखा होगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले का नाम रखा हुआ है बेटा, पहले हम डिवीजन को बोल सकते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, जैसे मोनेरा जैसे हम एक पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं फाइलम, ऐसे यहाँ बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो पहला कौन सा है? थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। तीसरा डिवीजन कौन सा है बेटा? टेरिडोफाइटा। अभी हम लोग कभी बेसिक समझो, ठीक है? हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। इसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा है जिम्नोस्पर्म। और जो लास्ट में आता है वो आता है एंजियोस्पर्म। मतलब धरती में 5 टाइप के प्लांट होंगे। अभी आप लोग कतई सिंपल भाषा में थोड़ा समझ लो इनके बारे में, ठीक है? फिर हम लोग देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ का कि जो ऊपर से ये देखो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये चारों डिवीजन में जो भी प्लांट होंगे वो सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग होंगे। मतलब ये है कि इनके पास कोई भी फ्लावर। अच्छा कोई बच्चा बताएगा अगर फ्लावर नहीं है तो हमें क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? अगर फ्लावर नहीं है तो हमें फल नहीं मिलेगा। अच्छा आप लोग प्लांट क्यों लगाते हो बताओ? या तो फ्लावर के लिए या फिर फ्रूट के लिए इसलिए लगाते हो। इसका मतलब यह है कि जो आप ऊपर के चारों जो डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि जो पढ़ेंगे इसमें किसी में भी फ्लावर नहीं होगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म में आते हैं वो कौन से प्लांट आते हैं? फ्लावरिंग। पहला तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। यानी कि बेटा जब भी मैं अगर आपको कहीं लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहा होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स की। या कहीं लिखा है फ्लावरिंग प्लांट्स तो वो किसकी बात कर रहा होगा? एंजियोस्पर्म की। मतलब ये हुआ कि ऊपर के हम जितने भी प्लांट पढ़ेंगे सीक्वेंस में, उसमें किसी में फ्लावर नहीं होगा, उसमें किसी में आम नहीं आएंगे, सेब नहीं आएंगे, वहां फल नहीं आएंगे। सही है? ये समझे आप लोग पहली चीज। अब दूसरी सुनो, आप लोग बताओ बेटा ये मैंने जो रखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशनरी ऑर्डर में होंगे? ऐसा तो नहीं ना? सबसे कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? आपको समझ में आ गया होगा एंजियोस्पर्म होंगे, क्योंकि यही फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्लावरिंग प्लांट ऊपर के चारों नहीं है। मैं आपको कुछ फीचर बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? जब हम थैलोफाइट्स पढ़े तो आप समझ तो जाओ कम से कम कि कहाँ की बात चल रही है। देखो यहाँ देखो आप लोग, अगर मैं थैलोफाइट की बात करूं तो आपको नाम से नहीं पता लग रहा है? थैलो का मतलब है यहाँ थैलस। क्या है? थैलस। यानी कि ये जो प्लांट होंगे इनकी बॉडी होगी थैलस लाइक। कैसी होगी? और थैलस लाइक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो रूट मतलब जड़, स्टेम मतलब तना और लीफ मतलब पत्ती, यानी कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइड ना हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नो डिफरेंशिएट रूट स्टेम और लीफ।
अब आप लोग सोच रहे हो सर ऐसे कौन सा प्लांट होगा इसमें रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीफ भी नहीं है? इन्हें हम बोलते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग एल्गी। कैसे पढ़ते हैं? यानी कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्या बोलते हैं? अरे एल्गी हिंदी नहीं पता है? शैवाल। क्या बोलते हैं? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे फंजाई वो अलग है, फंजाई हमने पढ़ लिया, सही है, वो किंगडम अलग था। अब हम कैसे पढ़ रहे हैं? प्लांट में। और पहला हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे थैलोफाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्गी को। किसको पढ़ेंगे? आपने बहुत सुना होगा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। आप लोग तालाब में जाते हो तो आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना तो वो प्लांट होता है ना कुछ होता है, वो क्या होते हैं? सब एल्गी। यानी कि आप काई टाइप पे बोल सकते हो, काई बोलते हैं काई, वो सब एल्गी होता है। अगले देखो बेटा, पहला यानी कि इसका मतलब यह है कि थैलोफाइट में जो भी रखा होगा उसके पास ना तो रूट होगा, ना स्टेम होगा और ना ही, मतलब आप लोग बताओगे स्टेम, इसमें स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, लीफ नहीं, तो ये आप लोग ये बताओ ये प्लांट क्या पानी में रहेंगे, टेरेस में रहेंगे? पानी में होंगे। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं, और फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों होते हैं। तीसरा बेटा आप लोग एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे, या देखो इनका जो लाइफ साइकिल होता है, क्या होता है? लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है हैप्लोएंटिक। मतलब ये बात समझे आप लोग? हैप्लोएंटिक का मतलब है कि इनकी मेन प्लांट बॉडी जो बनी होगी वो किस सेल से बनी होगी? हैप्लोइड सेल से। ठीक है, तो ये आपको जनरल फीचर ध्यान रखने हैं किसके? थैलोफाइट्स के। और आपको पता है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा थैलोफाइट डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। अगर कोई कहने लगे एकदम से तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊँ आप लोग, देखो प्लांट में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइट टाइलोफाइट में पढ़ेंगे हम लोग कि जो प्लांट का बॉडी होगा वो दो टाइप के सेल से बना होगा। जैसे आधा प्लांट कैसा होगा? जो बना होगा हैप्लॉइड सेल से। आधा प्लांट कैसे बना होगा? डिप्लॉइड सेल से। ये मैं समझाऊंगा कहानी क्या है, ठीक है? अभी आप लोग खाली ना समझो। अब आप लोग इतना समझ गए थैलोफाइट, तो हम यहाँ कैसे पढ़ते हैं? एल्गी को। अब अगले आते हैं ब्रायोफाइट। बेटा यहाँ देखो, अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो इन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? यानी कि ये एम्फीबिया होते हैं प्लांट किंगडम के। अब आपके मन में कुछ घूम रहा होगा कि सर हम कुछ नहीं घूम रहा है। आप लोग सोच रहे होगे एम्फीबिया जो होते हैं हम लोग एनिमल्स में बताओ कैसे बोलते हैं? बताओ। फ्रॉक को। एम्फी मतलब होता है डबल, डबल, और बायोस मतलब होता है लाइफ, जो दोनों जगह रह सके, पानी में भी और धरती पे भी। जैसे फ्रॉग, आपने देखा होगा फ्रॉग कहाँ घूमता है? धरती में भी रहता है और पानी में रह लेता है, तभी तो बोलते हैं एम्फीबिया उन्हें। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है एम्फीबिया? इसका मतलब ये है बेटा, ये जो प्लांट होते हैं जो ब्रायोफाइट्स, आपने तालाब देखा है? तालाब देखा होगा, नदी देखा होगा, उसके किनारे पे होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि इन्हें रहते तो शायद टेरेस्ट में है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि ये पानी के किनारे पे जो प्लांट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रायोफाइट, और इसे हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ब्रायोफाइट्स में। तो पहला समझ गया एम्फीबिया। दूसरा बेटा आप लोग बताओ, यहाँ तो यहाँ ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था, लेकिन ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, लाइक लिखा है अभी, रूट नहीं लिखा है, कॉमन स्टेम लाइक और लीफ लाइक। हमें स्ट्रक्चर देखने को यहाँ मिलते हैं, यानी कि हमें लगेगा कि यार रूट जैसा कुछ है, हमें लगेगा कि स्टेम जैसा कुछ है, ऐसे हमें लगेगा लीफ जैसा कुछ है। दूसरा बेटा इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। मतलब ये हुआ कि इन प्लांट में आधा प्लांट होगा हैप्लॉइड सेल से बना और आधा प्लांट होगा डिप्लॉयड सेल से बना होगा। अभी मैं कहानी समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है? जब हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे तब। तो आप लोग ब्रायोफाइट की कहानी समझ गए। हम किस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे? हमने थैलोफाइट में एल्गी को पढ़ लिया और ब्रायोफाइट में हमने जो पानी के किनारे होते हैं उनको पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टेरिडोफाइट्स के बारे में। किसके बारे में? देखो टेरिडोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो थोड़े से अब एडवांस हो जाते हैं। क्या क्या? देखो पहला बेटा ये पूरी तरीके से कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? यानी कि मिट्टी में यानी कि स्तर पे रह सकते हैं, पहली बात।
दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें टिरू सब कुछ देखने को मिलता है, रूट भी, स्टेम भी और लीफ भी। अच्छा आप लोग बताओ, अगर टिरू रूट स्टेम लीफ है तो यहाँ पे क्या वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा? यानी कि स्टेम के पास जाइलम और फिलियम यहाँ पे होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। आप लोग वेस्कुलर समझ रहे हो? वेस्कुलर टिश्यू यानी कि यहाँ पे जाइलम और फिलियम प्रेजेंट होगा, समझ गए? और देखो यहाँ से कई सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं। एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सीड हैबिट देखने को मिलती है बेटा। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि अब अगले सीड प्लांट में आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके पास सीड होता है लेकिन फल उनके पास नहीं होता है। ये इसी साल नीट में क्वेश्चन आया था। कितना सिंपल आया था बताओ। उन्होंने खाली इतना बोला था कि बताओ ऐसा कौन सा डिवीजन होता है जिसमें सीड के पास क्या नहीं होता, ओवरी बॉल, मतलब फ्रूट नहीं होता। और फ्रूट नहीं होगा तो फ्लावर नहीं होगा, तो ओवरी नहीं होगी। और इसका मतलब वो कौन से प्लांट होंगे? जिम्नोस्पर्म। आंसर क्या था उसका? ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, सोचो। इसके बाद सीड हैबिट देखने को मिलती है। और बेटा इनका लाइफ साइकिल होता है डिप्लोहैप्लॉइड। कैसा होता है? मतलब यहाँ भी आधा प्लांट डिप्लॉइड सेल से और आधा हैप्लॉइड सेल से, तो यानी कि ये होता है डिप्लो। अच्छा आपको प्लांट वाला पोर्शन पढ़ते हुए मजा आता है या थोड़ा ऐसा लगता है? सर प्लांट वाला से लगता है। आपको मजा आना चाहिए कि आप तो सब नेचर लवर हो ना। बस जेनेटिक्स अच्छी है। आप तो सब क्या हो, नेचर लवर हो ना। और नेचर लवर को तो अच्छा लगना चाहिए। क्या कुछ भी लो, लेकिन बच्चों को जो पढ़ते हुए मजा आता है वो एनिमल ही आता है ना। प्लांट के बारे में थोड़ा सा लगता है कि यार प्लांट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अच्छा हम लोग ऐसा तो है नहीं आम के बारे में पढ़ रहे हो यहाँ पे। आप लोग तो इतने प्लांट है सबके बारे में पढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरी बायोलॉजी अच्छी लगेगी अगर आप लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ोगे, हर चैप्टर को समझते हुए पढ़ोगे, तो आपको पूरी बायोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा, चाहे वो प्लांट हुआ चाहे वो, क्योंकि आप तो लिविंग फॉर्म को पढ़ रहे हो। आपको इससे क्या मतलब कि जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं मान सकता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो उसे भी मजा आएगा जिसे बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर मैं गणित वाले बच्चों को पढ़ा दूं ह्यूमन तो उसे भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं भाई, उन्हें पता जानने की इच्छा होती है ना, लीवर कैसा होता है, किडनी कैसे वर्क करती है, हमारा हार्ट कैसे बीट करता है ना, वो सब जानने की इच्छा होती है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, सही है, तो वो तो मजा आता है। लेकिन बकाया चैप्टर जो होता है तो आप तो इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, आपको पूरा लिविंग ही आप पढ़ रहे हो, प्लांट्स के बारे में समझ रहे हो। तो बेटा आप लोग बताओ टेरिडोफाइटा के बारे में समझ गए? टेरिडोफाइट प्लांट कैसे होंगे? देखो मैंने कहा यहाँ पे रूट स्टेम लीफ देखने को मिलता है हमें। दूसरा मैंने कहा बेटा यहाँ पे यहाँ सीड हैबिट देखने को मिलती है। इसके बाद आप लोग बताओ, अच्छा टेरिडोफाइट प्लांट कौन से होंगे? अगर मैं ऐसे बताऊं बाहर, बताओ कौन से होंगे? यहाँ आपको दिख रहा है टेरिडोफाइट्स? नहीं है? बताओ बताओ, कुछ तो बोलो। आप लोग कैसे सो रहे हो भाई? सो रहे हो क्या? टेरिडोफाइट्स बहुत सारे होंगे आप पीछे बेटा। हाँ यहाँ भी हो सकते हैं, मैं एक करके थोड़ा बताऊँ कौन सा है। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जो आपने देखा होगा जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ ऑर्नामेंटल्स बोल सकता हूँ, या बोल सकता हूँ जो हाँ डेकोरेशन में ही होता है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ जैसे आपने देखा होगा वो प्लांट जो क्या बोल रहा हूँ, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, वो टेरिडोफाइट्स होते हैं सब। अरे हिंदी में बोलते हैं झाड़ियाँ वगैरह बोलते हैं आप लोग। जैसे सड़क किनारे जो होते हैं कोई काम के भी नहीं होते, क्योंकि उनपे ना तो फल आता है ना फ्लावर आता है, और आपको लगता है पता नहीं प्लांट क्यों है, वो सब कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स। कौन से? टेरिडोफाइट्स। समझ गए आप लोग? अरे आपको जो प्लांट लगे काम का नहीं है आपके, वो टेरिडोफाइट्स समझ लो हैं। लेकिन बेटा ब्रायोफाइट्स आपको हर टाइम देखने को ना मिलेगा। आप तालाब किनारे जाओगे तब देखने को मिल जाएंगे, आप नदी किनारे जाओगे तब, लेकिन टेरिडोफाइट्स आपको रास्ता चलते मिलेंगे। हैं? मनी प्लांट की आप तो नया प्लांट बताओ। मनी प्लांट रुपए वाला प्लांट? हाँ वो रुपए वाला होता है भाई, मैंने उसके बारे में एक बात सुनी है, कोई बहुत गहरी बात। मनी प्लांट क्यों रखते हैं बताओ? लड़के को पता होगा क्या रखते हैं?
100 पीस की नहीं रखते, कुछ और भी कारण होता है। मुझे तो सब कारण पता है। मैंने सुना है मनी प्लांट को नहीं लगाते हैं, घर में रुपया पे आना चाहिए। देखो वो कह रहा है ऐसा ही है। अच्छा आप लोग घर में है मनी प्लांट? किसके घर पे है? तो रुपया आ रहा है वो कह रहा है चोरी करके क्यों लगाते हैं? लोग कहते हैं कि चोरी करके लगाते हैं। देखो मुझसे भी बड़ी वाले यहाँ पे निकल आए, वो कह रही चोरी करके लगाना चाहिए। अरे भगवान, चोरी करने का मतलब है दूसरे का तुमने माया चुरा लिया। अब तुम्हारे ऐसा बोलते हैं मनी प्लांट जब तक चुराव नहीं लगाते तब तक वो होता नहीं। तो तुम लोगों ने चुरा के लगाया था? तो चुरा के कौन चुराने देगा? मेरे घर से अगर लगा हुआ चुरा के ले जाएगा वो क्या? ऐसे जाता है तो सही। सब होटल में करके रख दो, सीसी की होटल में रख दो। चलो अब ये लोग जो कह रहे हैं सुनो, पहली बात मनी प्लांट चुरा के लेके आना, अगर आपको कहीं ना मिले तो इनके घर पे जाना किसी के, ठीक है, चुरा। और दूसरा आप अच्छा मनी प्लांट को क्या चुराने का मतलब ये है कि तोड़ के ले आओ लगा दो? सर आप इसे डिटेल में क्यों पूछ रहे हैं? आप भी करेंगे क्या? मेरे घर पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चुरा के लेके आया था कोई या वैसे आया था, लेकिन मैं घर ही कम जाता हूँ तो मुझे हालांकि लगा हुआ आया था मनी प्लांट। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप चुरा के मत लगाना बेटा, मतलब कि बहुत पीटेगा, समझ रहे हो? कहीं पीट जाओ मनी प्लांट चक्कर में। यहाँ देखो हाँ डिप्लो, तो आप लोग बेटा ये समझ गए? बताओ डिप्लोहाइप्लैंटिक किसमें होते हैं? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ये क्या है लाइफ साइकिल अभी मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो। इसके बाद जिम्नोस्पर्म। बेटा आपको कोई ऐसा प्लांट दिखे जो खूब बड़ा है, लकड़ी गुड़ी उसमें सब कुछ है, तना भी बहुत मोटा है, स्टेम रूट सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं है, क्या नहीं है? तो वो कौन सा प्लांट होगा? जिम्नोस्पर्म। मतलब यहाँ सीड भी होता है, और सीड को बोलते हैं क्या? नेकेड सीड, यानी कि जहां सीड के ऊपर कोई भी ओवरी बॉल नहीं होगा। और सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके साथ नीट में आया था, बस इतना ही मिला उसमें खाली। तो नेकेड सीड होता है, नॉन फ्लावरिंग तो होते हैं, तो पता ही है आपको। और बेटा इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लोहाइप्लैंटिक। अरे जो प्लांट आपको लगे बहुत बड़ा है और फ्लावर है नहीं उस पे, वो कौन सा होगा? जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे वहां आपको जिम्नोस्पर्म बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां आप बताओ कि फल होता है प्लांट पे? नहीं होता है, और उनमें लकड़ी उकड़ी होती है खाली बस। तो वो कौन से हैं? सब जिम्नोस्पर्म। अगले अगर हम बात करें बेटा एंजियोस्पर्म, तो इनकी तो हम पूरी बायोलॉजी में भी बात करेंगे। और मैं एंजियोस्पर्म कर रहा हूँ, किसमें बात करेंगे? पूरी बायोलॉजी में। कैसे? देखो आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो इनकी पढ़ोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे तो इनकी पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो इनका पढ़ोगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो इनका पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, सेक्सुअल पर्सन तो इनका पढ़ोगे, जेनेटिक्स पढ़ोगे तब भी कुछ ना कुछ तो जानोगे इनके बारे में। तो इसका मतलब यह है कि आधी बायोलॉजी में कौन है? एंजियोस्पर्म। और बकाया में हम लोग हैं समझ गए? तो आप लोग कुछ समझे कि हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में, प्लांट किंगडम में, समझ गए आप लोग? तो अब आप लोग थोड़ा घुसे प्लांट के अंदर। अभी तक ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं क्या स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम, तो आप लोगों को अब थोड़ा लग रहा होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम पढ़ना है, जिसमें हम लोग बोलो मत बेटा, अगर आप लोग बातें करोगे तो आपको इधर इंटरेस्ट नहीं आएगा। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हमने इन 5 डिवीजन में प्लांट को किस बेस पे डिवाइड किया है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिसने ये 5 डिवीजन बनाए। क्योंकि बेटा कोई भी चीज अगर क्लासिफाई होती है तो उसका कोई रीजन होता है, समझ गए आप लोग? जैसे हम लोग 11 फाइलम में एनिमल को डिवाइड करते हैं, उसका कुछ तो रीजन है, ऐसे ही प्लांट का भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। कौन कौन से साइंटिस्ट आए वो हम लोग समझते हैं, समझे बेटा? ये किसी को फोटो लेना ले लो जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं। लेना किसी फोटो तो हटाओ, ठीक। कौन? लिखो लिखो लिखो। और बेटा अभी आप लोग एक बात और सुन लो, अगर कोई भी बच्चा यहाँ ऐसा बैठा है जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो वो भी बेकार है। पहली बात तो बेकार मतलब फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा बेटा आप लोग सभी लोग एक बात मेरी मान लो,
आप लोग क्वेश्चन वाली बुक खरीद लो सब लोग। और कौन सी खरीदना है? एमटीजी फिंगर टिप्स। बस इसको ही आप लोग 2 बार लगा लो, 3 बार, बात खत्म। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 99 भी नहीं 100%। आपके 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या करना है? 2 काम, एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन टू लाइन, और दूसरा आपको एमटीजी फिंगर टिप्स बुक लगानी, ठीक है। और अगर किसी के पास नहीं है बेटा तो इतना खर्चा कर ही लो, 500-600 रुपए की किताब मिलती है एमटीजी, और 2-250 कितने की? 700 की मान लो। यहाँ 800 की बताई थी। हाँ तो 800 की मान लो। नहीं, एमटीजी फिंगर टिप्स सब होते हैं। अब सुनो ये, और 250 रुपए की एनसीईआरटी। बेटा आप लोग पूरी साल में क्या 1000 रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हो? ऑनलाइन भी सस्ती है। इतने तो घर वाले दे देंगे, 1000 ही तो खर्च करने हैं खाली, और पूरी साल के लिए हो गया। और इतना लालच मत करो, इतना तो कर ही लो सब लोग। और आज घर जाके मैं देखो अभी से आपसे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सरकारी का मामला है। मुझे बच्चों से पर्सनल मुझे वो होता है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग उसका कुछ रिजल्ट भी दो। इससे कोई मतलब नहीं मुझे कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, रुपया दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि मुझे तो रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को मेहनत करनी है। और यहाँ पे आपको मैं पूरी साल में बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपको एलन जाके लगे कि हमें वहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ। मेरे पास हर साल ऐसे इतने फ़ोन आते हैं कि बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ से पढ़ के गए बायोलॉजी और हमने वहाँ पढ़ा, कि हमें एक भी डिफरेंस नहीं मिला। क्योंकि बेटा वहाँ भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, और मैं भी क्या पढ़ाता हूँ? एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बल्कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, और वो भी लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। बस वो है कि उन्हें यूट्यूब पे अपना नाम कमाना होता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा? आप लोगों को तो खाली बायोलॉजी पढ़नी है, पढ़ने से फ़ायदा क्या एक्स्ट्रा? आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, 90 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कतई एकदम आप लोग बस इस पे फोकस करो। मैंने आपसे कहा था एक कॉपी बना लो, शॉर्ट नोट, और जिस दिन आपको बनानी, और जिस दिन आप लोग फाइनली जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, पूरी बायोलॉजी पढ़ लोगे, तो एक बार जरूर कहोगे कि हाँ बायोलॉजी मजा आया, ठीक है। मैं ये ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ो एक बार। ये समझ गए बच्चों? चलो अब हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? चलो हम लोग निकालो एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ते हैं, प्लांट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो एडवर्ड से बहुत डर लगता है, पेन बन जाएगा। इधर देखो प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लांट किंगडम चैप्टर कौन सा है? 3rd। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे, कौन है? अरे वो देखो कैसे करना है। यहाँ देखो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। स्टार्ट करें? ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा हुआ है एल्गी। एल्गी मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और इनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो हम लोग पहले बेसिक पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ये 5 डिवीजन क्यों बने, ठीक है। देखो अच्छा आप लोग अगर मेरे पास मैसेज करते हो ग्रुप में ऐड करने के लिए तो अपना नाम तो लिख दिया करो। मुझे लगता है पता नहीं कौन है ये। किसने किया था? किसने किया था मेरे पास मैसेज? किसने किया था? नहीं तुमने तो पहले किया था। बेटा आप लोग अपना नाम लिख दिया करो नीचे, ठीक है। मुझे पता तो रहे कौन करवा रहा है ग्रुप में ऐड, ठीक है। चलो यहाँ देखो, कह रहे इन द प्रीवियस चैप्टर। अब बेटा यहाँ देखो क्या कह रहा है। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker, जो दिया था 1969, wherein he suggests the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ये कह रहा है कि हम लोग पुराने जो चैप्टर हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर में, कि एक साइंटिस्ट थे व्हिटेकर, जिन्होंने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। बेटा कह रहा है इन दिस चैप्टर हम लोग डील करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, प्रॉपर्ली नोन एज द प्लांट किंगडम। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे 4th किंगडम, जिसका नाम क्या है? प्लांट किंगडम। और यानी कि हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया ये बात कि 5 किंगडम में
जो हम लोग पढ़ते हैं, जो 5 किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि वो सब किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में। यानी कि पहला यूनिट जो है वो सब किसका है? क्लासिफिकेशन का। अगले कह रहे हैं, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। आप लोग बताओ, देखो एक बार सुनो आप लोग, बेटा एक बार सुनो आप लोग। जैसे आप लोगों ने 5 किंगडम देखा था, तो क्या सबसे पहले साइंटिस्ट बीटेकर थे? नहीं। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने कहा बीटेकर पहले कौन आए थे? लिनियस। उसके बाद भूल गए सब? हेकल। उसके बाद कोपलैंड। इसके बाद बीटेकर। इसका मतलब ये है कि 5 किंगडम एकदम से नहीं बना था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अलग अलग बातें बताई थी। ऐसे यहाँ पे होगा, एकदम से कोई क्लास में ना हो गया होगा, पहले किसी में और में हुआ होगा, फिर किसी और में। तो देखो कैसे हुआ था। कह रहा है बेटा, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। आप लोग बताओ बेटा, तभी तो मैं कहता हूँ आपसे, एक बार सुनो, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप छुट्टी मत किया करो। और पहले दूसरी चीज क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ा करो। अब ये लाइन देखो, जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गई होगी। ये कह रहे हैं कि जो फंजाई थे और कौन थे? बैक्टीरिया थे, यानी कि मोनेरा किंगडम। ये और फंगस थे, ये पहले कहाँ रखे थे? प्लांटी में। जब मैंने आपको 2 किंगडम पढ़ाया था, तो वहां पे कौन से किंगडम थे बताओ? प्लांटी और हमने देखो तीसरा कौन सा बनाया? प्रोटिस्टा। और चौथा कौन सा बनाया? मोनेरा। बनाए तो हमने प्लांटी से। इसके बाद जो हमने लास्ट बनाया वो कौन सा? फंजाई। वो किससे बनाया? प्लांटी से। तो ये प्लांट्स के ही मेंबर थे, क्योंकि इनके पास क्या था? सेल वॉल। क्या था? मैंने पहले बता चुका हूँ, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, फंगस के पास सेल वॉल होता है, और इसके बाद प्लांट के पास भी क्या होता है? सेल वॉल। इसका मतलब ये तीनों ऐसे हैं जिनके पास प्लांट का फीचर है। लेकिन बैक्टीरिया अलग क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। फंगस अलग क्यों है? क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक है। और इसमें कौन बचे? ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। कह रहा है सो द साइनोबैक्टीरिया, अभी ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है वो, सॉरी साइनोबैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी। कह रहा है बेटा दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। हम लोग क्या बोलते हैं इनको? बीजीए। और कह रहा है आर नॉट एल्गी एनी मोर इन दिस। ये कहना चाह रहा है कि आप लोग बताओ, मैंने आपको बीजीए कहा था, बीजीए उसका फुल फॉर्म क्या था? और उसमें एल्गी नाम आ रहा है। वैसे कायदे में तो वो यहाँ होना चाहिए ना, प्लांट किंगडम में, लेकिन वो कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? मोनेरा। कहाँ रखा हुआ है? क्यों बताओ? वो तो फोटोसिंथेटिक होता है। अरे सेल वॉल भी तो होता है, देख बैठ जाएगा। सेल वॉल भी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसा है? आप लोग ये ध्यान रखो बेटा, मोनेरा है तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी तभी रखें वहां पे। अगर प्रोटिस्टा है तो वो यूनिसेलुलर होंगे, इसलिए रखें वहां पे। कैसे होंगे? और यूकैरियोटिक होंगे। अगर फंगस है तो वो कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक, इसीलिए वहां रखें। अगले देखो, कह रहा है वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। किसके अंदर? प्लांटी के अंदर। अब बेटा आप लोग ये समझो कि हमने ये 5 डिवीजन में डिवाइड कैसे किया है, यानी कि हमने कैसे बनाए इतने 5 डिवीजन, वो देखिए। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ो, और जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो आप लोग हिंदी लिख लिया करो, मैं हिंदी ही बोलता हूँ सारा। आगे देखो बेटा, क्या है? लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमने कैसे एंजियोस्पर्म को या सबको क्लासिफाई किया है, वो समझो। कह रहा है बेटा द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आप लोग बताओ बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो हमें बाहर से दिखते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल लिख लो। एक्सटर्नल स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? और एक्सटर्नल स्टडी मतलब होता है जो बाहर से हमें दिखता है। क्या क्या दिखता है बताओ? प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सब दिखते हैं। जैसे कह रहा है हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ
लीफ, यहाँ लीफ की बात कर रहा है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टेम भी देखते हैं। स्टेम दिखते नहीं दिखता है, तना तुमको नहीं दिखता है क्या? लीफ दिखता है, फ्लावर दिखता है, फल दिखता है, तना वो रूट दिखता है। तो ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजी। अगले देखो बेटा क्या है, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। और ये किसने दिया था? लीनियस। मतलब लीनियस का रोल बहुत बड़ा है हमारी बायोलॉजी में, समझ रहे हो? आपको लीनियस की पूजा करनी चाहिए, समझ रहे हो? करते हो हैं? अरे आप लोग इस साइंटिस्ट को थोड़ा समझा करो, पढ़ा करो इनके बारे में। आप लोग पता नहीं क्या देखते रहते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, ये देखो। बेटा ये बताओ एंड्रोसियम स्ट्रक्चर क्या है? एंड्रोसियम का मतलब क्या है यहाँ पे? इसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका होता है? फ्लावर का। कौन? एंड्रोसियम। तो बच्चे बताएगा इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पहली बात तो नहीं बोलते हैं, कौन बोलते हैं? वो तो हिंदी बोल रहे हो आप लोग। इसका एंड्रोसियम का मतलब और कोई नाम से बताओ। वो तो हिंदी हो गया, एंड्रोसियम का स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा लीनियस ने दिया था, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये देखो, एक साइंटिस्ट थे लीनियस, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? वेजिटेटिव या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और उसके बेस पे क्या किया? क्लासिफिकेशन। कह रहा है सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। कौन था बेटा? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब होता है जो नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल तरीके से हो। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर। कह रहे द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल weightage to vegetative and sexual character. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment. आप लोग बताओ, यहाँ देखो, पहले सुन लो आप लोग ध्यान से। अगर कोई साइंटिस्ट है, वो इस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है कि प्लांट का कलर कैसा है, लीफ का साइज कितना है, लीफ का नंबर कितना है, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर कैसा है, आप लोग बताओ क्या किसी प्लांट या किसी एनिमल की मॉर्फोलॉजी क्या लॉन्ग टाइम तक रह सकती है सेम? नहीं। चाहे कोई भी ह्यूमन हुआ, चाहे कोई भी स्पीशीज हुआ, आपको पता होगा सबके अंदर होता है म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ एवोल्यूशन होता ही रहता है। और बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर आया, लो उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। अब बताओ क्या मैं क्लासिफिकेशन चेंज करूंगा? नहीं ना। अरे भाई आप लोग बताओ, कोई जैसे मान लो एक हाथी है, आपको पता है हाथी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसा होता है, आपको पता है 1000 साल बाद हाथी का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा? नहीं। हो सकता है हाथी उड़ रहा हो उस टाइम पे, तुम कोई देख ना रहे होगे। अबे गधो, तुम लोग भी तो बंदर थे पहले। तुम लोग क्या, मैं भी बंदर था, मतलब बहुत पहली बात आ रहे हैं। आप लोग बताओ ह्यूमन का बंदर नहीं थे, लेकिन आज क्या है? हम ऐसे हैं। क्या हो सकता है 1000 साल बाद हम जैसे आज हैं ऐसे ना हो, और हम हो सकता है हमारे पंख निकल आए हो, हम उड़ते हो उस टाइम पे, हो सकता है। क्योंकि बेटा एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपका क्या चेंजमेंट आएगा हमें पता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है क्या चेंजमेंट हो हमें पता ना हो। आप खुद सोचो, अगर आपसे आज से आपने इतिहास सबने पढ़ा होगा, आज से हजारों साल पहले की अगर आप लोग देखोगे अपना, तो क्या आप पहचान पाओगे कि मैं हूँ वो? नहीं पहचान पाओगे ना। हमारे पूर्वज कौन थे? पढ़ते हम लोग, और एवोल्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा कि हम लोग ह्यूमन नहीं थे, बल्कि ह्यूमन नहीं था, हाथी नहीं था। हम लोगों के कहीं ना कहीं पूर्वज ही सेम है, अगर हम कई साल पहले जाएंगे तो जब इतना एवोल्यूशन हो सकता है, तो आने वाले टाइम में पता नहीं कितना होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात, आपके ही टाइम तक इतना एवोल्यूशन हो जाएगा कि आपको जनरली जिस पे आप कभी यकीन नहीं कर सकते, वो सब बातें आपके सामने हो रही होगी। कैसे? जैसे आप लोग बताओ, अगर आज से 40 साल 50 साल पहले कोई ये कहता कि तुम यहाँ बैठे हो और एक आदमी दिल्ली में बैठा है, कोई एक डिवाइस होगी उससे तुम बात कर सकते हो, क्या तुम मान लेते कभी? तुम्हें लगता है यार कोई तो तार होना चाहिए तभी तो आवाज जाएगी, लेकिन ना कोई तार है तब भी आवाज जाती है। और सोचो वैसी ही जाती है जैसी हमारी आवाज होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात सुनना है कि यहाँ बोलने लगो? हो सकता है उड़ने लगो, चलो ठीक है।
लेकिन आपके टाइम में बेटा इतना हो जाएगा, आजकल एआई इतना आगे आगे जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे 90% काम रोबोट कर रहे होंगे, ये आपके सामने हो जाएगा। जैसे आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 10 सालों के बाद ऐसा हो कि टीचर्स कोई भी ना बचे, खाली रोबोट्स ही पढ़ा रहे हों। ये बहुत सिंपल बात है, छोटी बात है। जैसे आप लोग बताओ, आज कितने बच्चे हैं जो 80% बच्चे अपने फोन से पढ़ते हैं? ये कभी सोचा होगा किसी ने? सही है, मतलब फोन से, मतलब फोन का यूज करते हैं ऐसे मान लो आप लोग ऐसा है जो पढ़ाई के क्षेत्र में फोन का यूज ना करे, करता होगा, और आज से 20 साल पहले कोई नहीं करता होगा। कितना चेंजमेंट आया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज्यादा पहले की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात है खाली। जो उस टाइम पे 10 साल पहले खाली गूगल कोई जानता नहीं था, गूगल कोई नहीं जानता था होता क्या है, या कोई ये नहीं जानता था यूट्यूब क्या होता है। यूट्यूब कब से लोग जानने लगे पता है? जब से ये आया है, जियो आया है। जियो से पहले लोग नहीं जानते थे यूट्यूब क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब डाटा होता था वो बहुत महंगा होता था। ये खाली 10 साल का जजमेंट बता रहा हूँ मैं, अगले 10 साल में देखना कितना जजमेंट आ जाए। तो तुम्हारे बच्चे होंगे वो अलग लेवल के होंगे, जैसे आप लोग अलग लेवल के हो भी अपने पेरेंट्स के सामने, तो ये बहुत चेंजमेंट तेजी से आ रहा है। और हम लोग इतना पॉल्यूशन बना रहे हैं अपने लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि साइंस को हम इतना आगे ले जाएंगे हम ही खत्म हो जाएंगे उससे, ये हो सकता है। आपको पता नहीं कि पॉल्यूशन का कितना क्या चल रहा है पॉल्यूशन के क्षेत्र में। तो आप लोग जनरली जितना कम चीजों से दूर रहा करो उतना रहा करो, नेचुरल हैबिटेट में ज्यादा रहा करो। जैसे अब आप बोले पंखा चला दो सर, अब आप लोग क्या करते हैं? नेचुरल वो वाला पंखा लेके आते, वो वाला करते रहते, कोई दिक्कत नहीं क्या बताओ? लेकिन आपको वाला पंखा चाहिए। अभी आप लोग का एसी लगवा दो सर, हाँ पेन तो चला करो, तो आपकी मेहनत एक्सरसाइज होगी। अगले देखते हैं, चलो बेटा इधर देखो। बेटा आप लोग बताओ, तो इस क्लास में हमने क्या बोला था? आर्टिफिशियल क्या बोला था? और मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन्वायरमेंट के थ्रू क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हो, बस इन्वायरमेंट आपको सर्वाइव करने का मौका दे रहा है। जिस दिन इन्वायरमेंट चेंज हुआ उस दिन आप खत्म, ठीक है? आप नहीं, सब खत्म। अगले का क्या देखो, तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? तो किसने दिया था? लिनियस ने। किस बेस पे दिया था बेटा? मॉर्फोलॉजिकल और एंड्रोसियन बेस पे। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो जाते हैं, अब चेंज कर देता है किसको? मॉर्फोलॉजी। अगले कह रहे हैं एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। इसके बाद कौन सा आया? तो आप लोग बेटा इधर देखो, पहला एक यहाँ बनाओ और दूसरा कहाँ बनाओ? यहाँ। ऐसे आप लोग एनसीईआरटी करते रहा करो कुछ ना कुछ, जिससे आपकी थोड़ी क्रिएटिविटी आए। कह रहा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप व्हिच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। यहाँ नेचुरल चीजें थी, क्या कह रहा देखो, कह रहा है नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी तो थी साथ में, लेकिन हमने क्या देखे? साथ में इंटरनल फीचर भी देखे। जैसे बेटा यहाँ पे देखो, पहला क्या देखा इन्हें? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर देखा। दूसरा क्या देखा? अच्छा आप लोग बताओ, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनल स्टडी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। जैसे मैं अपनी किडनी के बारे में अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? एनाटॉमी। अगर मैं आपको बालों के बारे में बता रहा हूँ तो क्या बता रहा हूँ? मॉर्फोलॉजी। अच्छा आपको बच्चा बताएगा फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। बताओ किसी से पता है? मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों स्टडी करते हैं। चल तो बता, साथ में उसके फंक्शन। और कोई चलता रहा यहाँ पे? हम ऑर्गन की और अगर ऑर्गन की करते हैं तो मैंने बोला है एनाटॉमी बोलते हैं उसको, फंक्शन की स्टडी करते हैं। सब बच्चे सहमत हैं? यही बोलते हैं सब बच्चे? कोई और कुछ तो नहीं बता रहा है? बेटा सुनो, जब हम किसी ऑर्गन की एनाटॉमी तो करें, लेकिन साथ में उसकी फंक्शनल स्टडी करें, वो फंक्शन कैसे कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग बताओ बेटा, जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाता हूँ? यहाँ देखो,
तो हम लोग पढ़ते हैं रूट, स्टेम, लीफ के बारे में। जब मैं आपको एनाटॉमी बताता हूँ तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? टिश्यू के बारे में, जाइलम, फ्लोएम के बारे में। और जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, मतलब हम करते हैं फंक्शनल स्टडी। और जब हम फंक्शनल स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। समझ गए? तो देखो अगले बेटा, अगले क्या है? कह रहे दिस एजो कहाँ पे? हाँ देखो, तो ये अगले कह रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी और कौन सा बेटा? फाइटोकेमिस्ट्री। जब हमने सब कुछ देखा और कह रहे हैं सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड डॉल्टन हुकर। स्टर्नो। तो पहला हमने कौन सा देखा क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल। दूसरा कौन सा देखा? नेचुरल, जो किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब अगले आते हैं बेटा तीसरा। अब यहाँ नंबर 3 लिखो। तीसरा आया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सा आया था? अगर आपने फर्स्ट चैप्टर मुझसे अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग समझ गए होंगे फाइलोजेनी में हम लोग क्या देखते हैं। बताओ क्या देखते हैं? जहां भी मैंने कहा था अगर कहीं भी लिखा हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी। तो हमेशा आंख मीच के लगा देना फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि पापा बाबा कौन थे, उसके बाद पापा बने, उसके बाद तुम बने, यानी कि हमारी जो चली आ रही है क्या बोलते हैं उसको? पीढ़ी बोलते हैं ना। इसका मतलब होता है फाइलोजेनेटिक। मैंने देखा होगा किसका किससे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो तीसरा बेटा कौन सा आया था? फाइलोजेनेटिक। कौन सा आया था? आप लोग नंबर लिख लो 1 2 3, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद क्या कह रहा है? दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर कोई सेम टैक्सा में है तो उसके पूर्वज क्या होंगे? सेम। जैसे मान लो कोई मैमल्स है, क्या है? अब मैमल्स में तुम लोग भी आते हो, मैमल्स में तो सभी आते हैं ना, और भी मैमल्स होते हैं, मतलब जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है वो सब मैमल्स हैं, चाहे आप हुए, चाहे कोई डॉग हुआ, कोई भी हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आपके पूर्वज कौन है? बताओ ना, सेम, तभी तो आप लोग मैमल्स हो सब लोग। इसका मतलब कह रहा है कि सेम टैक्सा में रखें तो कौन होंगे? उनके एंसेस्टर सेम होंगे। और हमने ये भी क्या कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगले कह रहे हैं बी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू द रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। आप लोग बताओ, आपके लिए बहुत सारे चीजें हैं कि आप लोग उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। These become more important when there is no supporting fossil evidences। आप लोग बताओ, जब हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको देख के हम लोग तय करते हैं कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है। मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बंदर थे, मैं आपको एविडेंसेस वहां दिखाऊंगा। या मैं कह रहा हूँ कि हम सभी के पूर्वज एक होंगे, हम सबके नहीं, सबके ही, तो उसके भी क्या हैं? एविडेंसेस हैं। जैसे आप चमगादड़ हो गया, बेल हो गया, इसके बाद जैसे चीता हो गया, आप हो गए, आप सबके पूर्वज एक ही होंगे, बंदर होंगे। चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन हम बताएंगे। और जिस दिन आप लोग एवोल्यूशन पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप लोग भूल जाओगे कि यार हम पैदा कैसे हुए थे। बहुत अच्छे समझते हैं ना कि हम लोग कैसे आए धरती पे। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हुआ था कि एक लड़का आ गया, लड़की आ गया, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, हम पैदा हो गए थे? ऐसे ही जैसे वो समझ रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। ये बेटा सब एक इवोल्यूशन हुआ है और जिसके थ्रू हम लोग बने हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 4 पे क्या आता है बेटा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या आता है? जहां भी लिखा हो, इधर देखो बेटा, जहां भी लिखा हो कंप्यूटर बेस्ड, क्या लिखा हो? कंप्यूटर बेस्ड। इसका मतलब हम लोग समझे कुछ? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जहां पे कुछ हम सिंबलाइज कर दें। जैसे मान लो मैंने रूट के लिए दे दिया सिंबल R1, R2, R3, जिसके कैरेक्टर सेम वो सेम एक किसमें ग्रुप में, और जिसके कैरेक्टर डिफरेंट वो डिफरेंट ग्रुप में। ऐसे मैं इसको बच्चों से ऐसा समझाता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, सुना है शादी.com? हाँ, आपको सबने सुना होगा। शादी या जीवन साथी.com होता है, तुमको बता रहा है, मुझे पता है।
शादी या फिर जीवन साथी डॉट कॉम, सुना है आपने? उसमें क्या होता है? अब उसमें शादियाँ होती है, ठीक है? नहीं, उसमें आईडी बनती है। आईडी बनती है, शादी होती है। सुनो 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 भैया सुनो। उसमें क्या होता है, लड़का 10 कैरेक्टर देखता है लड़की के, लड़की देखती है 10 कैरेक्टर लड़के के। तो वहाँ क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, एक परसेंटेज निकलता है, किसका 100% बैठ रहा है, किसका 80%, किसका जिसके सबसे ज़्यादा बैठता है उसको मिला देते हैं हम लोग, इतना करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता है कंप्यूटर बेस्ड। हमने क्या किया, एक सिंबल दे दिया R1 R2 R3, जिसका ज़्यादा सिमिलर बैठा उसको एक ग्रुप में, इसका ज़्यादा डिसिमिलर बैठे उसको अलग ग्रुप। तो जहाँ लिखा हो कंप्यूटर बेस्ड, वहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे? तो लिखा भी है देखो, carried out using computer is based on the all observable character, number and ports लिखा है, are assigned to all the character and the data are then processed. In this way each character is given equal importance and the same time hundreds of character can be considered. बेटा लास्ट जो आता है नंबर 5 में क्या आता है? साइटोटैक्सोनॉमी। और आपको ये नाम से, अच्छा आप लोग टैक्सोनॉमी समझ रहे हो? जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को भी डिफरेंट टैक्सा में रख देते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और कह रहा है दैट इज बेस्ड ऑन, अब आप लोग बताओ साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेल के बारे में देखें। तो यहाँ कह रहा है दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया। और बेटा इसके बाद आता है छठे नंबर पे कीमोटैक्सोनॉमी। क्या आता है? और जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग सारे के सारे क्या देखते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, कौन से हार्मोन है, कौन से किससे वो बढ़ रहा है, किससे कम हो रहा है, वो सब। तो आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के देख लिए। क्या क्या देखा? देखो मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, सुन लो। आप लोग बताओ बेटा, पहला हमने क्या देखा? जल्दी बोलो। आर्टिफिशियल क्या देखा? दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक, चौथा न्यूमेरिकल, पांचवा साइटो, छठा कीमोटैक्सोनॉमी। आप लोगों को बिल्कुल जैसे मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे ही पता होने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, वरना ये मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता था आपको। आज 10 मिनट की बात थी, मैं बताता अब ज़्यादा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ाया जाए कि कहीं से भी नीट में क्वेश्चन आए आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है? तो इसका मतलब आपको 6 के 6 से ध्यान रखना है। और कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थैलोफाइट, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। और ध्यान रखना बेटा, ये जो हम प्लान एकदम स्टार्ट किया है, ये चैप्टर इतना आसान नहीं है। अगर कोई भी बच्चा छुट्टी करेगा तो उसको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट में तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि हमने पढ़ा क्या था, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल जब तब समझ में आएगी जब आप डेली यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं और पढ़ेंगे एल्गीकल। इसमें सुना जाएगा कि स्लो फास्ट होता है, चलता नहीं है। यार लग रहा है टाइम हो गया। इसमें टाइम ही लगता है। नहीं अभी ये भी नहीं वो हो चीज़ हाँ थोड़ा एक तीस से बंद कर देना, ठीक है?